नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बात बिहार की खबरों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से, जहां जवाहरलाल नेहरू फार्मासिटी के एक फैक्ट्री में आग लग गई। विशाखा सॉल्वेंट नाम की कंपनी में आग लगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर 4 लोग थे, जिनमें से 3 सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, वहीं एक आग से झुलस गया है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आग की लपटें कितनी भयावह दिख रही हैं, और बताया जा रहा है कि आग की लपटें 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से साफ दिखाई दे रही थी। विशाखा सॉल्वेंट नाम की ये कंपनी तमाम फार्मा कंपनियों के वेस्ट सॉल्वेंट को लेकर डिस्पोजल करती थी। और चलिए बात बिहार के खबरों की करते हैं, और सबसे पहले बात बिहार में बढ़ते कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन लगाने की खबरों की। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिहार में नीतीश सरकार पूरे राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है, और आज इस संबंध में बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कोरोना संकट और हर रोज मरीजों के कारण सरकार यह फैसला ले सकती है। वर्तमान में 12 से अधिक जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। और संजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अपडेट है? क्या आज से संपूर्ण लॉकडाउन बिहार में लगाया जाएगा? देखिए, इस बात की संभावना जताई जा रही है, और अब सूत्रों के हवाले से नहीं, मुख्य सचिव दीपक कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने पर आज फैसला लिया जा सकता है। जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इच्छा जताई है कि अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हो, और इस मीटिंग में इस बाबत समीक्षा की जाए और फैसला लिया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीते 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वैसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जांच का दायरा बढ़ने और अधिक संख्या में जांच होने के कारण भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी भी छिटपुट रूप से कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन 2 से 7 दिनों तक का लगा दिया है। पटना में 16 जुलाई तक लॉकडाउन है, और अधिकारियों ने इस बात की संभावना जताई कि पटना में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो संजय, सरकार तो कोशिश कर रही है, लोगों को हिदायत भी दे रही है, समझाइश भी दे रही है, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर इस बार लॉकडाउन लगता है, संपूर्ण लॉकडाउन, तो नियमों को या फिर जो कानून है उनको सख्ती से रखा जाएगा, सख्ती से पालन कराया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर सख्ती से पालन कराया जाएगा, और वाकई में आपने जो बात कही बिल्कुल 100% सही है कि अब भी लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग अब भी लापरवाह बने हुए, और जब तक ये लापरवाही रहेगी, जो संक्रमितों की संख्या है उस पर नियंत्रण पाना भारी पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल आज अहम बैठक है, और ये भी कहा जा रहा है कि आज बैठक के बाद नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है। दोबारा लॉकडाउन लगाने पर आज विचार हो सकता है बैठक में, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। आप नजर बनाए रखें संजय, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सूबे में कल एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। एक साथ 1116 कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में बिहार में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,421 पहुंच गई है। पटना में सबसे ज्यादा 228 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि बेगूसराय में 79, भागलपुर में 78, गया में 65 और रोहतास में 51 मरीज मिले हैं। हालांकि राज्य में कुल 17,421 में से 11,953 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, और ये सुकून देने वाली खबर भी है। और बुलेटिन में लॉकडाउन से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। कटिहार में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए कटिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, और लॉकडाउन जो है आज से 20 जुलाई तक रहेगा। तो देखिए, एक तरफ पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की कवायद चल रही है, तो वहीं कटिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोबारा लॉकडाउन लगा कटिहार में, और ये लॉकडाउन जो है 1 हफ्ते तक के लिए लगाया गया है। आज से शुरू हुआ ये लॉकडाउन 20 जुलाई तक लगा रहेगा। इधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर एक बार फिर विवादित और बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाली है, ना कि भारतीय। नेपाल के प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में
ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या खड़ा कर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ वो भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही हैं। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ, हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि थोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ। और देखिए, केपी शर्मा ओली के बयान का विरोध भी शुरू हो गया। अयोध्या के संतों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राम भगवान अयोध्या के थे और ओली जानबूझकर ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे बयान के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान भी कर दिया है। ओली का यह जो बयान है यह साबित करता है कि ओली अब नेपाल की जो संस्कृति थी उसको समाप्त करना चाहता है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मेरे लाखों शिष्य नेपाली नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में हमारे नेपाली शिष्य सड़कों पर उतर करके और ईंट से ईंट बजा देंगे। ओली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा? केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं और राम जी का अयोध्या वही। कोरोना संक्रमण के दौर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने डिजिटल तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार इस तरह की परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे विधायकों में इस बात की चिंता बढ़ गई कि डिजिटल माध्यम से जनता के बीच अपनी बात पहुंचाना खर्चीला हो सकता है। अब उन्होंने चुनाव आयोग से खर्च की राशि बढ़ाने की मांग कर दी है। कोरोना काल में आम दिनों की तरह चुनाव शायद संभव नहीं है, न लाव लश्कर और न ही चौपर से सभाएं। ऐसे में नेताओं को एकमात्र डिजिटल जरिया ही उपाय दिख रहा है। इसी से अबीर और इसी के जरिए सभा। तो नेताओं को अभी से ही खर्च की परेशानी सताने लगी है और उन्होंने इसके लिए आवाज उठाना भी शुरू कर दिया है। भी मीटिंग होगी, सब वर्चुअल मीटिंग होगी और महंगाई भी बढ़ गया है, इसलिए मेरा तो आग्रह होगा कि कुछ बढ़ना चाहिए और जिससे कि लोग अच्छा से चुनाव प्रचार कर सकें। कि आने वाला समय में वर्चुअल रैली, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को ध्यान में रखते हुए इसके माध्यम होगा, तो ये माध्यम काफी कॉस्टली होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। खर्च बढ़ाने की मांग के पीछे तर्क क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। परेशानी नंबर 1, डिजिटल माध्यम से संवाद के लिए डिजिटल उपकरण की जरूरत, जो अधिक खर्चीला। परेशानी नंबर 2, अधिक संवाद के लिए अधिक वर्चुअल रैली, प्रति रैली खर्च 2.5 से 3 लाख तक। परेशानी नंबर 3, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को देना होगा अधिक स्मार्टफोन, जिसमें अधिक खर्च की संभावना। परेशानी नंबर 4, वर्तमान में प्रति उम्मीदवार 28 लाख की लिमिट, जो नेताओं को लग रहा है कम। खर्च बढ़ाने की मांग पर सत्ताधारी दल उम्मीद में है कि चुनाव आयोग खर्च के आकार को बढ़ाने पर विचार करे। वहीं विरोधी दल के नेता तो डिजिटल चुनाव पर ही सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर खर्च के आयाम और पैमाने बहुआयामी दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से बढ़ने वाले हैं। वो डिजिटल के माध्यम से हो चाहे और भी संख्या के आधार पर, तो इसी के लिए उन आयामों को ध्यान में रखते हुए बहुत चीज़ की वृद्धि अपने प्रकार से होने वाली है। तो चुनाव आयोग निश्चित तौर पर संज्ञान में सब विषयों को रखते हुए
तय करने का काम करेगी। और वर्चुअल रैलियों के माध्यम से अगर तैयारियां होगी, लोकतंत्र कहीं न कहीं खंडित होगा। कहीं न कहीं लोकतंत्र पैसे वालों की ड्योढ़ी पर नर्तकी के रूप में नाचता हुआ दिखाई देगा। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वहीं चुनाव आयोग भी पहली बार डिजिटल चुनाव की तैयारी में जुटा है। हालांकि खर्च की बात राज्य के अधिकारी केंद्र के फैसले का इंतजार करेगा। इसमें जो खर्च बढ़ सकता है डिजिटल मोड में होने वाला है, इस पर कमीशन जो है सब कमीशन के संज्ञान में आएगा और कमीशन के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जो है रूल में परिवर्तन करेगी, तभी यह लागू होगा। देखना यह है कि नेताओं की मांग पर चुनाव आयोग डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर खर्च की सीमा क्या तय करता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी राष्ट्रीय टीम का विस्तार कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय टीम में इस बार कई नए चेहरों को मौका दे सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव को देखकर बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इस टीम में बिहार और बंगाल के नेताओं को तरजीह दिया जाएगा ताकि इसका फायदा इन दोनों राज्यों में मिल सके। हालांकि बिहार बीजेपी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सालों भर काम करती है, उसके एक एक कार्यकर्ता अपने किरदार को पूरी तरह से निभाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन किस पद पे जाने वाला है, ये पार्टी के सिस्टम में भले बदलाव होता रहता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24/7 वो काम करती है और हमारा ध्येय सत्ता पाना नहीं है, हमारा ध्येय जनता की सेवा है। माना जा रहा है कि पुरानी टीम के 60 से 70% लोग बदले नहीं जाएंगे। मतलब अमित शाह ने जो राष्ट्रीय टीम बनाई थी उसके ज्यादातर लोग नड्डा की टीम में भी जगह पाएंगे। नई टीम में बिहार से युवा और पिछड़ों पर ज्यादा फोकस करने की बात सामने आ रही है। यहाँ ये भी बता दें कि बिहार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी, राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार 2014 में अमित शाह की टीम में शामिल हुए थे। ये नेता अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि टीम विस्तार पर विपक्ष के नेता हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, बिहार में भी सत्ता में है, उसको यह तय करना चाहिए और बताना चाहिए कि उसने बिहार के लिए क्या किया है, बंगाल के लिए क्या किया है। बिहार में नीतीश कुमार के मदद से सांप्रदायिक राजनीति को स्थापित किया है। बिहार की जनता पीसी गई है, बिहार की जनता परेशानियों का सामना किया है, इसलिए अब इनको संगठन में जो भी जगह दें, विस्तार करें, इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। कोरोना की वजह से पिछले 3 महीने से बीजेपी केंद्रीय टीम का विस्तार टलता रहा है। ऐसे में अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इसकी घोषणा किसी भी दिन संभव है। ब्रिजम पांडे, न्यूज 18, पटना। और एक अहम खबर की बात करते हैं। बिहार में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि बिहार में आज शाम तक वज्रपात और बारिश हो सकती है। सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, शिवहर, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी बिहार और उसके आसपास बताया जा रहा है कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया है और 13 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 56% ज्यादा बारिश भी हुई है। तो देखिए, बिहार में आज शाम तक वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, शिवहर, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी में 3,24,000 क्यूसेक पानी का बहाव हुआ है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज ये दर्ज की गई है। बगहा के कई इलाकों में पानी घुस गया है। देखिए,
बड़ी खबर हम आपको बता रहे, बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि लगातार हो रही है और नदी में 3,24,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। बगहा के कई इलाकों में इससे पानी घुस आया है। और बिहार में बाढ़ की स्थिति है और ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खेत हो या फिर सड़कें, सब पानी में डूब चुके हैं। बारिश ने बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको 4 प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देते हैं, गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक नदी के बारे में। गंगा नदी के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। दीघा घाट में आज पानी स्थिर था, लेकिन गांधी घाट में जलस्तर बढ़ा है गंगा नदी का। और इसके अलावा गंडक नदी की बात अगर हम करें तो इस वक्त हम हाजीपुर में हैं, जहां गंडक नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो रेवा घाट के पास जलस्तर बढ़ा है, लेकिन हाजीपुर के पास गंडक नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल स्थिर है। इसके अलावा सोन की बात करें तो सोन नदी के जलस्तर में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन पुनपुन नदी जो कल तक श्रीपालपुर के पास खतरे के निशान से ऊपर भरी थी, अभी भी बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें बनी हुई है। जलस्तर सिर्फ 4 नदियों का ही नहीं बढ़ा है, बिहार में बहने वाली और कई नदियों ने भी लोगों की नींद उड़ा रखी है। दरभंगा में कमला और कोसी नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गाँव में नदी का पानी भर गया है। लोगों के पास नाव से आने जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार बांध पे फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जैसे आप देखे बिहार मजदूर रात भर काम किया है, 15 जनरेटर लगा हुआ है, 200 मजदूर लगा हुआ है। हर जगह जहाँ भी रेनकट, जहाँ भी सीपेज मिल रहा है, सबको खोज के उसको ठीक किया जा रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश की वजह से गोपालगंज से गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है और तटबंधों के अंदर बसे गाँव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कुचायकोट के काला मटिहनिया, सदर प्रखंड के मंगूराहा, मसान थाना, मलाही टोला, मकसूदपुर खाप और हीरापाकड़ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको जो भी रिलीफ का चीज़ होगा वो हम लोग देंगे। अगर ऐसा लगा कि उनका गांव बाढ़ के कारण घिर गया है या उनको कोई कठिनाई हो रही है तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में नदी के किनारे बसे कई वार्डों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर और थोड़ा बढ़ने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। मुजफ्फरपुर के लोगों को सिर्फ बूढ़ी गंडक के बढ़ते जलस्तर से ही डर नहीं है। बागमती नदी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। औराई और बभनगामा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कटरा के बसघट्टा पंचायत के 800 घरों में पानी भर गया है। परियोजना बांध के अंदर बसे भवानीपुर, गंगिया चंदौली, मोहनपुर अंदामा, माधोपुर समेत कई गांव के लोग बाढ़ की विभीषिका से डरे हुए हैं। चूल्हा चौका बंद है, कोई चीज खाने पीने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, पानी में खड़ी हुई है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग के नहीं मदद किया, कुछ भी नहीं मदद का, कोई देखने भी नहीं आया। बाढ़ की वजह से रक्सौल में गन्ने की फसल बुरी तरह से प्रभावित है। गन्ना इस क्षेत्र के किसानों का एकमात्र नकदी फसल है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि आधा गन्ना पानी में डूबा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। सब फसल सब बर्बाद हो गई, पानी बढ़े से और सब बर्बादे हो रहा बा, सारा खेती कल सब बर्बाद हो गई। किशनगंज में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके में अभी भी पानी भरा है। झाला, निशद्रा, खजूरबाड़ी सहित कई जगह सड़क कट चुकी है। यही हाल बहादुरगंज प्रखंड के साथ मेरी गांव का भी है। स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मतलब इन सभी जिलों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सासाराम की कैमूर पहाड़ी स्थित मांझर कुंड में नहाने के दौरान 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। तीनों दोस्त थे और बाइक से झरना में नहाने गए। नहाने के दौरान ये तीनों हादसे का शिकार हो गए।
मृतकों में 2 लड़के सासाराम के फजलगंज के रहने वाले थे तो वहीं एक भारतीगंज का रहने वाला था। तीनों की उम्र 16 से 17 साल के बीच थी। तीनों का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गए तब पता चला कि लोग डूब के उतर आयल है, उधर है। तीनों बारी उतर आया। कुछ अंदेशा भी लग रहा है क्या आपको? ना कुछ है, ये सब डूब के वहाँ गड्ढा था, वहीं पर लोग नहा रहा। अरे 3 लड़के गए थे पहाड़ पे घूमने, हाँ। वहीं उसी क्रम में डूब गए हैं महुआ डैम में। अच्छा, सूचना मिली तो लाश के लिए पोस्टमार्टम के लाए हैं। अच्छा, और कार्रवाई हो रही है? हाँ, आगे कार्रवाई। कोरोना की वजह से सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय पर अनिश्चय के बादल मंडराने लगे। जो काम मार्च अप्रैल तक पूरा हो जाना था वो अभी भी अधर में लटका है। बिहार सरकार के मंत्री इसके लिए कोरोना को जिम्मेदार मान रहे हैं तो आरजेडी का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोरोना पर ठीकरा फोड़ रही है। ये 7 निश्चय योजना जिस समय हम लोग सरकार में थे, ये हमारी योजना थी। ये सरकार ने तो जनादेश का डाका डाल करके सरकार ही पलट दिया। तो इनको चिंता सत्ता की है, इनको काम क्या करना है 7 निश्चय पर? काम धाम किए नहीं। अब जब जनता हिसाब मांगेगी तो अब कोरोना का बहाना बना रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।